हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग इस कोर्स के अंतर्गत आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे और उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति थे उनके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। और आज ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत दूसरी क्लास है और इस क्लास में ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लास जरूर थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से चाहे आर ओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और 2-3 क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा जाना एक बहुत बड़ी चीज है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और आज हम लोग बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जब हम लोग हम लोग बात कर रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में, तब एक चीज मैंने बताई थी कि जब भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 18वीं और 19वीं शताब्दी में चल रहा था तो इस आंदोलन की 2 प्रमुख शाखाएं थीं। एक शाखा वो थी जो कि पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का समर्थन करती थी और ऐसा मानती थी कि भारतीय समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की बहुत आवश्यकता है। वहीं पर हम लोग देखें तो दूसरी जो शाखा उस आंदोलन की थी वो ये थी कि ये ऐसे व्यक्ति थे, इस शाखा के लोग, जो मानते थे कि पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा भारतीय समाज के लिए खतरा है और अगर हमें भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करना है तो हमें मूल वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। तो इस शाखा के जो समर्थक या फिर जो प्रतिनिधित्व करता थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसीलिए इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि इनका मानना था कि जो समाज में बुराइयां हैं वो अगर दूर करनी है तो हमें अपनी मूल वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। मूल वैदिक संस्कृति में कोई भी बुराइयां नहीं थी, इनका मानना है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल के बाद में हम देखेंगे तो काफ़ी बुराइयां भारतीय समाज में आने लगी। तो ये कहते थे कि मूल वैदिक संस्कृति को अगर पूरी तरीके से अपना लिया जाए तो भारतीय समाज में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी कुरीतियां, जैसे कि बाल विवाह है, सती प्रथा है, ठीक है, विधवाओं का विवाह नहीं होता है, स्त्रियों की निम्न दशा है, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर मूल वैदिक संस्कृति को अपना लिया जाए तो ये चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो आज हम लोग इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर और इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका जन्म देखो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। अब शारदा मणि का नाम आप लोग याद रख लेना क्योंकि यूपीपीसीएस ने 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा है कि दयानंद सरस्वती की पत्नी का नाम क्या था। तो आप ध्यान रखना शारदा मणि था। और देखो इनका मानना था कि सत्य केवल वेदों में निहित है, इसीलिए इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। बाद बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बात बाकी देखो
स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बढ़ावा दिया था और ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। साथ साथ जो विदेशी शासन भारत में था उसका भी ये बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। इनका कहना था भारत भारतीयों के लिए है। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाद बाकी इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था और 1882 में गो रक्षा समिति बनाई थी और साथ ही गो रक्षा आंदोलन भी चलाया था। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था और 1882 में गो रक्षा समिति बनाई और साथ ही गो रक्षा आंदोलन चलाया। ठीक है, 1882 की ये डेट आप लोग याद रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा समिति का गठन कब किया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किया था 1882 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों और महिलाओं यानी स्त्रियों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत धारण करने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो अब देखो समाज में क्या था, शूद्र जो सबसे समाज के निचले तबके के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको क्या किया गया था, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, उनको वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी और उनको यज्ञोपवीत यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जो वो धारण किया जाता है, नाम नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताना। ठीक है, तो ये भी शूद्र और स्त्रियां धारण नहीं कर सकती थी। तो इनके सभी के पक्ष में दयानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया और इनका मानना था कि स्त्रियों को भी और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए, दोनों लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें और यज्ञोपवीत भी धारण कर सकें। इसलिए इन सारी चीज़ों के पक्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन भी चलाया था। बाद बाकी देखो 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका को लहराया था। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अमूमन ये बहुत सारी किताबों में भी नहीं मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा पाखंड खंडनी पताका को लहराया गया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1863 में जो बाहरी आडंबर थे और जो झूठे धर्म थे उनका खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका को लहराया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये दयानंद सरस्वती हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास और वेदभास भूमिका, ये 3 दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें हैं। बाद बाकी इनके कुछ ऐसे कथन हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो यही हो गया, वेदों की ओर लौटो। दूसरा क्या था, भारत भारतीयों के लिए है। तीसरा क्या था, तीसरा ये है, ठीक है, 2 तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा ये, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि चाहे देसी राज्य कितना भी बुरा हो लेकिन वो अच्छा होता है और विदेशी राज्य यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर हमारे ऊपर शासन करता है तो वो कितना भी अच्छा शासन करे लेकिन वो देसी राज्य की तुलना में बुरा ही होता है। उसके बाद देखो चौथा इनका महत्वपूर्ण जो कथन है वो ये है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता, यानी कि बाहरी व्यक्ति हम लोगों पर कितना भी अच्छा शासन करे, कितनी भी अच्छी वो शासन प्रणाली को अपनाए, लेकिन जो स्वशासन होना चाहिए यानी कि जहाँ खुद की सरकार होनी चाहिए, तो उससे बढ़िया विदेशी शासन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये दो कथन और उनके द्वारा कहे गए थे, इनको ध्यान रखना। बाद बाकी अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा स्थापित किए गए आर्य समाज की। ठीक है, जिसने भारत में जो भी बुराइयां और कुरीतियां थी उनको दूर करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में। और कहाँ पर की थी? मुंबई में। ठीक है, चारों चीजें पूछी जा चुकी हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। और कहाँ पर की? तो बंबई में। बाद बाकी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय देखो लाहौर में था इसका। ठीक है, बाद बाकी जो आर्य समाज था वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ हुआ था? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आर्य समाज ने किया क्या? आर्य समाज ने किया कि जो भी समाज में बुराइयां, अंधविश्वास, कुरीतियां थे उनको मिटाने के लिए मूल वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि मूल वैदिक संस्कृति में जातिवाद, सती प्रथा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थीं। और जो आर्य समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया था वो भी इन सभी बुराइयों का विरोध करता था, जैसे कि मूर्ति पूजा और जाति प्रथा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था बल्कि इसका समर्थन किया था। और जो आर्य समाज था कुछ शर्तों के साथ वो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति भी देता था और जो अंतरजातीय विवाह होते हैं उनका भी समर्थन करता था। और ये जो आर्य समाज था ये किस पर आधारित था? ये था वेदों की सत्यता पर आधारित था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको मैंने पहले ही समझा दिया था जब मैंने बताया था कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं उनकी विचारधारा क्या थी कि मूल वैदिक संस्कृति की तरफ हमको लौटना है या फिर मूल वैदिक संस्कृति को अपनाना है, तो समाज में जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि मूल वैदिक संस्कृति में जातिवाद, सती प्रथा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा और छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं मिलती हैं। ठीक है, बाद बाकी ये सब ध्यान रखना कि कहाँ पर स्थापित किया गया था, कब, मुख्यालय कहाँ, इसका लोकप्रियता कहाँ थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाद बाकी अगर उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि उनकी सोच क्या थी तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहना। अब देखो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, क्योंकि समाज का जो निचला तबका था वो क्या कर रहा था? वो सम्मान पाने के लिए ईसाई धर्म को अपना रहा था। तो आर्य समाज ने क्या किया? ऐसे लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया और जो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए थे उनको शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म में इस शुद्धि आंदोलन के तहत लाया गया था। अब देखो वैलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति थे जिन्होंने संस्था के रूप में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक माना था। ठीक है, और व्यक्ति के रूप में वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक किसे माना था? ये माना था गंगाधर तिलक को। ये ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वैलेंटाइन सिरोल ने संस्था के रूप में किसे भारतीय अशांति का जनक माना, तो ये माना था आर्य समाज को। बाद बाकी देखो आर्य समाज से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। बाद बाकी देखो आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में हुआ, परंतु जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो इनके शिष्यों में शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए उसको लेकर मतभेद हो गया। ठीक है, और इनके दो शिष्य थे, एक थे लाला हरदयाल, ठीक है, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे स्वामी श्रद्धानंद। तो लाला हरदयाल अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।
इन्होंने दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल खोला, एग्लो वैदिक कॉलेज खोला, जिसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में डीएवी के नाम से जानते हैं। वहीं पर इनके जो दूसरे शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, ये हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रबल समर्थक थे। तो इन्होंने हरिद्वार में एक जगह है कांगड़ी, वहां पर 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की थी और जो दूसरे इनके शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इतना हो गया। एक एक फैक्ट को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका नरेंद्र देव, और जो खेतड़ी के राजा थे उन्होंने इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। अब देखो, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था स्वामी विवेकानंद को? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बाद बाकी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकों की बात करें तो ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। बाद बाकी देखो, स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में थी, उद्बोधन जो कि बंगाली में थी, जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा की और उद्बोधन बंगाली भाषा की। तो इन 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी स्वामी विवेकानंद ने किया है। बाद बाकी ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और वेदांत फिलॉसफी इनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनके गुरु कौन थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी शिक्षाएं स्वामी विवेकानंद को मिली थी, तो उन्हीं शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता के बेलूर में। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। और रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता के बेलूर में। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दयानंद सरस्वती थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ऐसे ही राजा राम मोहन राय थे, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत बार कथन में ऐसे आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, कथन में दे दिया जाता है। तो वहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो स्वामी विवेकानंद थे ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे और इनका मानना था कि भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल और सबसे सहज जो तरीका है वो मूर्ति पूजा ही है। और इसी कारण इनको 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, बाद बाकी ये ध्यान रखना कि ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। बाद बाकी दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, ये सारे लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उसके बाद देखो, इन्होंने व्यवहारिक वेदांत का भी प्रतिपादन किया था। तो जो वेदांत का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें।
तो वेदांत का पालन डेली के अपने जीवन में हो सके, इसीलिए इन्होंने व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया था। और विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण कहाँ दिया था, लंदन में, और कब दिया था, 10 नवंबर 1896 को। बाद बाकी जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, आप सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद की जो प्रसिद्धि थी वो एक वैश्विक धर्म सुधारक या फिर समाज सुधारक के रूप में हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका यानी कि यूएसए के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और ये सम्मेलन हुआ था 1893 को। इसके माध्यम से ही इन्होंने भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। और इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्वामी विवेकानंद ने यूएसए के शिकागो में जो 1893 में प्रथम धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भाग लिया था, और वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और इस भाषण में उन्होंने भारतीय आध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद देखो, ये स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में लगभग 2 साल रहे, और फिर इन्होंने 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, बाद बाकी प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के संदर्भ में इनके सारे फैक्ट याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। डेट भी याद रखना, 1893 में हुआ था। उसके बाद देखो 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। बाद बाकी स्वामी विवेकानंद ने शोषित लोगों के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन कहा गया था, और इससे कई वर्ष पहले ही स्वामी विवेकानंद ने उनके लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों चीज़ें याद रखना, महात्मा गांधी ने समाज के जो शोषित वर्ग थे, जो शोषित वर्ग से संबंधित लोग थे, उनको क्या कहा था, हरिजन। और हरिजन शब्द देने से पहले, बहुत पहले ही स्वामी विवेकानंद ने इनको नाम दिया था दरिद्र नारायण, और जिसका आशय क्या था, गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है, बाद बाकी मार्गरेट नोबल, ये विवेकानंद की शिष्या थी, जो कि आयरलैंड की थी। इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मठ के द्वारा प्रचारित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मार्गरेट नोबल थी या फिर सिस्टर निवेदिता थी, ये किस देश से संबंधित थी, आयरलैंड, किसकी शिष्या थी, विवेकानंद की। और विवेकानंद की मृत्यु के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाना इन्होंने प्रारंभ किया था, कहाँ से, रामकृष्ण मठ से। ठीक है, अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बंगाल के बारे में। तो यहाँ पर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे, और ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और हेनरी विवियन डेरोजियो ने बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, जिसमें इन्होंने समाज में जो भी पुराने रीति रिवाज थे उनकी निंदा की थी, और नारी शिक्षा और नारियों के अधिकार की जोरदार वकालत की थी। बात बाकी इनकी सोच बहुत ही अतिवादी थी, ये बहुत ही एक मॉडर्न थिंकर थे। ये नारी की शिक्षा, उनके अधिकारों की बात करते थे, इसीलिए जो भी रूढ़िवादी कट्टर हिंदू थे इनका विरोध करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि समाज में नारियों
को बहुत ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए या फिर इनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिया जाए। तो इसीलिए समाज के जो रूढ़िवादी कट्टर हिंदू थे उन्होंने हेनरी विवियन डेरोजियो का विरोध किया था और बाद में इन्हें विरोध के कारण हिंदू कॉलेज से भी निकाल दिया था। इसके बाद देखते हैं 1831 में हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था वो शिथिल पड़ गया, यानी कि कमजोर पड़ गया। शिथिल नहीं होता है, यहाँ पर गलत लिखा है, ये शब्द होता है शिथिल। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद यंग बंगाल आंदोलन शिथिल पड़ गया। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस संस्था की स्थापना की थी। तो हेनरी डेरोजियो ने समाज सुधार के लिए सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, डिबेटिंग क्लब और एकेडमिक एसोसिएशन और बंग हित सभा की स्थापना की थी। तो 4 चीज़ों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज पहली हो गई, दूसरी थी डिबेटिंग क्लब, तीसरी थी एकेडमिक एसोसिएशन और चौथी थी बंग हित सभा। बात बाकी देखो, हेनरी डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। बात बाकी देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति का पिता कहा। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के संदर्भ में क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति का पिता जैसी संज्ञाओं से हेनरी डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नवाजा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हेनरी विवियन डेरोजियो की और इनके द्वारा चलाए गए यंग बंगाल आंदोलन की। अब देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम लोग बात करते हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा इस आंदोलन में हाथ है। तो देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और कब हुआ था? 26 सितंबर 1820 को। और 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल किया गया था। बात बाकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने बंगाल में 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के लिए सशक्त आंदोलन चलाया था। और बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही बालिकाओं को पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा के लिए कलकत्ता में बैथुन कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैथुन कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता और फिर बंगाल में बालिकाओं को या फिर लड़कियों को पाश्चात्य शिक्षा के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे ही क्वेश्चन भाषा बदल बदल के आते हैं, आपको ध्यान रखना है, मूल चीज आप पकड़ लीजिए। तो क्वेश्चन की भाषा कितनी भी घुमाई जाए आप लोग वहां पर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, बाद बाकी सेम चीज इनके साथ भी हुई। जब इन्होंने बालिकाओं को अंग्रेजी शिक्षा देने की कोशिश की, उसका प्रयास किया, तो समाज में इनका काफी विरोध हुआ। क्योंकि हर समाज में आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे होते हैं जो आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, उन्हें शिक्षा के लिए बाहर जाने से मतलब रोकते हैं। तो उस समय भी सेम चीज, जब वो तो काफी और पुराना समय था, तो वहाँ पर और भी रूढ़िवादी मान्यताएं थी। उस तरीके के कट्टर लोग थे जो कि इन सारी चीजों का विरोध करते थे। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विरोध हुआ, क्योंकि इन्होंने बालिकाओं को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास किया था। अब देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के द्वारा ही 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था और बाल विवाह रोकने में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सशक्त कदम उठाए थे। तो अब ये वाला फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए
कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। बाद बाकी बाल विवाह को रोकने में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब देखो कुछ एक्ट हम लोग देख लेते हैं विवाह की आयु के संबंध में जो पारित किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ के लोगों का उसमें एक प्रयास था, तो उन सभी को देखते हैं। और यहाँ इन तीनों एक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को देखना। देखो पहला है सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की की विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई, और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। बाद बाकी सिविल या फिर इसको कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, इसको पारित करवाने में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इस एक्ट के द्वारा जो बहु विवाह प्रथा होती है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाएगा कि विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई, तो बालिकाओं की 14 वर्ष और बालक यानी लड़कों की 18 वर्ष। बाद बाकी इस एक्ट को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो थी केशव चंद्र सेन की। बाद बाकी इस एक्ट के द्वारा जो बहु विवाह प्रथा होती है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अब देखो बात करते हैं दूसरे अधिनियम या फिर एक्ट की, जो कि है सम्मति आयु अधिनियम 1891। अब देखो सम्मति आयु अधिनियम 1891 के द्वारा लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, 12 वर्ष। ठीक है, और इस अधिनियम को पारित कराने में बहराम जी मालावारी, जो कि एक पारसी समाज सुधारक थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि ये मानते थे कि जो भारतीय समाज है उसमें ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी कारण से इन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया था। बाद बाकी हम लोग थोड़ा सा बहराम जी मालावारी के बारे में देखते हैं। तो ये महानतम पारसी समाज सुधारक थे। बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए बहराम जी मालावारी प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन भी किया है। तो BM मालावारी आपको देखने को मिलेगा, इनका पूर्ण नाम फिर हो जाता है बहराम जी मालावारी। ठीक है, और इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि BM मालावारी ने ही सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक महानतम पारसी समाज सुधारक थे। बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त कराने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। बाद बाकी इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का भी संपादन इनके द्वारा किया गया है। फिर देखो तीसरा जो अधिनियम है वो है शारदा अधिनियम, या फिर इसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भी कहते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और इस अधिनियम को पारित कराने में हरिविलास शारदा का प्रमुख हाथ था, तो इसीलिए इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाद बाकी आयु याद रखना 14 वर्ष 18 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट में आप देखेंगे इसमें भी 14 वर्ष 18 वर्ष, और जो सम्मति आयु अधिनियम था इसमें लड़कियों के न्यूनतम आयु विवाह के लिए कितनी निर्धारित की गई थी, 12 वर्ष। तो इस तरीके से ये तीनों अधिनियम थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थियोसॉफिकल आंदोलन के जो आरंभकर्ता थे वो थे मैडम ब्लावटस्की, जो कि रूस की थी, और एक थे कर्नल अलकाट, ये थे USA के। ये लोग भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये लोग ही थियोसॉफिकल आंदोलन के आरंभकर्ता थे। तो बहुत बार
पूछा गया है कि थियोसॉफिकल आंदोलन की स्थापना या फिर आरंभ किसने किया था। तो इनके नाम आप लोग याद रखना। और इन दोनों लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी। उसके बाद ये दोनों लोग मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट भारत आए और इन्होंने 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर खोला? मद्रास के आड्यार में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था मद्रास के आड्यार में। और कब स्थापित किया गया था? 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क में। किसने की थी? मैडम ब्लावटस्की और कर्नल आलकाट ने, जो कि थियोसॉफिकल आंदोलन के आरंभकर्ता थे। बाद में देखो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से 1889 में एनी बेसेंट भी जुड़ी और इन्होंने इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है। तो 1889 में ये जुड़ी और 1853 में इस सोसाइटी का कामकाज एनी बेसेंट के हाथों में था और एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा भारत के अंदर सफल बनाया। बाद बाकी जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर कि स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध भाषण दिया था, उस विश्व धर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि एनी बेसेंट ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर भाग लिया था। ठीक है। अब देखो जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये बाल विवाह, ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध करती थी और विधवा विवाह का प्रोत्साहन करती थी। ठीक है। बाद बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अनुयायी थे वो सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइए कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। इस बात का आप लोग जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। जो भी भारत के विभिन्न दर्शन हैं उनके प्रतिपादकों के संदर्भ में, तो आप लोग सांख्य दर्शन के प्रतिपादक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। बाद बाकी यहाँ पर याद रखने लायक जो चीज़ है वो ये है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके जो अनुयायी थे वो सांख्य दर्शन में विश्वास रखते थे। बाद बाकी ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये बाल विवाह और जाति व्यवस्था का विरोध करती थी और विधवा विवाह का प्रोत्साहन करती थी। उसके बाद देखो 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1916 को इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया और इसका शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो अब ये तीनों फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं कि बनारस में किसने केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना करी? तो एनी बेसेंट ने। कब? 1898 में। 1916 में इसका नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से किस नाम से हुई थी? तो केंद्रीय हिंदू कॉलेज के नाम से। ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम लोग ज्योतिबा फूले की और इनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की। तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम है और इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये निचली जाति से संबंधित थे। ठीक है। अब देखो इनको महात्मा फूले या फिर ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न भी बहुत बनते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि ज्योतिबा फुले का जो पूरा नाम था वो था ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले और इनको महात्मा फुले या फिर ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये निचली जाति में जन्म लिए थे और ये ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे
और इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी चलाया था, क्योंकि ये मानते थे कि निचले तबके की जो यानी कि जो निचली जातियों की इतनी घटिया दशा जो समाज में है, उसके लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग ही जिम्मेदार है। इसीलिए ये ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था। बाद बाकी निम्न जाति आंदोलन चलाने के लिए इनको महात्मा की पदवी प्रदान की गई थी। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे निम्न जाति आंदोलन के लिए महात्मा की पदवी प्रदान की गई थी। तो ये थे ज्योतिबा फुले। बाद बाकी देखो, ज्योतिबा फुले ने कांग्रेस का भी विरोध किया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस के नेताओं ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जो हित हैं उनकी अनदेखी की है। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने सब कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध किया था। बाद बाकी देखो, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, और कब की थी? 1873 में। बाद बाकी देखो, इनने 1851 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी, ताकि जो निचली जातियों की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। बाद बाकी इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता भी ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है। तो जहां जहां पे मैं मार्क करता जा रहा हूं, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से देखते चले जाना। जैसे कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना, 1851 में पुणे में बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना, और किसके सहयोग से? अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के सहयोग से। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता। कांग्रेस का विरोध, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की अनदेखी कांग्रेस के लोग कर रहे थे, ऐसा मानना था ज्योतिबा फुले का। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। निम्न जाति आंदोलन चलाने के लिए महात्मा की पदवी। यानी कि जहां जहां पर मैं मार्क करता चला जा रहा हूं, उस चीज को आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने दिमाग में भी उसको स्थापित कर सकते हैं। और दिमाग में चीजें तभी स्थापित होगी जब आप इस वीडियो को कहीं ना कहीं रिपीट मोड पे देखेंगे। एक बार में चीजें याद नहीं होती हैं, क्योंकि जो इतिहास है वो हर एक लाइन में फैक्ट से भरा पड़ा है। ठीक है। तो बात हो गई ज्योतिबा फुले की। अब हम लोग बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की। ये भी निचली जाति से संबंधित थे और निचली जातियों की दशा को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने भी भारत में आंदोलन किया। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था ये ध्यान रखने की जरूरत है। 14 अप्रैल 1891, और कहां पर? मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है। और ये महार जाति से संबंधित थे, जो कि समाज की एक निचली जाति थी। बाद बाकी इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। बाद बाकी अपने अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये एक ऐसे धर्म को अपनाना चाह रहे थे जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई भी जाति व्यवस्था ना हो। तो बहुत से धर्मों पर रिसर्च करने के बाद में इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बौद्ध धर्म है उसमें किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं है, ऊपर नीचे व्यक्तियों का कोई भेद नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाद बाकी आपको पता ही होगा कि भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता हैं और भारत के संविधान में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है।
और इन्होंने उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों को संगठित किया था। ये भी जूतवा फुले की तरीके से घोर ब्राह्मण विरोधी थे। इनका भी मानना था कि समाज का जो निचला तबका है, जो निचली जातियों के लोग हैं, उनकी निम्न दशा के लिए कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण और उच्च वर्ग ही उनका कारण है। ठीक है। और जो भारतीय शास्त्र थे, जो धर्म ग्रंथ थे, जैसे कि मनुस्मृति वगैरह और जो वेद थे, तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था ये सभी भेदभाव के प्रतीक हैं। ठीक है। बाद बाकी डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने कुछ अपने तरीके से बौद्ध धर्म की व्याख्या की थी, उसी को नवयान के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। बाद बाकी इनका परिचय था ये। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संगठन या फिर सोसाइटी वगैरह की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो 1920 में इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन बी आर अम्बेडकर ने 1920 में किया था। बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इसकी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में की थी। देखो, फिर मजदूरों के हितों के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन मुंबई में किया था और यहीं पर इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। तो 3 संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित की गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, जैसे कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन कहते हैं, 1920 में। उसके बाद देखो, मजदूरों को हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया। और कहाँ पर यह किया गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन? मुंबई में। उसके बाद बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन को। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो मुस्लिम काफी समय तक आधुनिक शिक्षा से दूर रहे और इसका कारण था कि वो अपने आप को भारत का शासक मानते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुई थी और फिर मुगल सत्ता तक देखें तो लगभग 1200 से लेके और 1800 तक भारत का जो मुख्य शासक होता था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम ही होता था। तो मुस्लिम जो थे वो अपने आप को भारत का शासक समझते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आधुनिक शिक्षा का जो दायरा था उससे दूर ही रहते थे और वो कहीं ना कहीं इस्लाम पुरातन पंथियों की जो अवधारणा होती है उससे भी जुड़े थे। तो वो आधुनिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं करना चाहते थे। तो यही कारण है कि मुस्लिमों में जो सामाजिक और धार्मिक चेतना का विकास है वो बहुत धीरे धीरे हुआ और हिंदुओं से तो काफ़ी धीरे हुआ। ठीक है। उसके बाद देखो 19वीं सदी में मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। बुद्धिजीवियों का मतलब मुस्लिम समाज के वे लोग जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तर्कवाद को बढ़ावा देते हो समाज में और
अंग्रेजी शिक्षा को प्रबल समर्थन देते हो। तो ऐसे बुद्धिजीवियों का विकास या फिर उद्भव 19वीं सदी में मुस्लिम समाज में हुआ और फिर इन लोगों ने अपने धर्म में इन चीज़ों को प्रचलित करने के लिए अनेक कदम उठाए या फिर अनेक आंदोलन चलाए। तो उन्हीं को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रयास सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने चलाया और इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन भी इसलिए शुरू किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खां का जो जीवन परिचय है थोड़ा सा वो देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खां का जो जन्म था वो 1817 में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। फिर ये 1869 में इंग्लैंड गए और जब ये इंग्लैंड गए तब ये वहाँ की पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर जब ये भारत आए तो इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के संबंध सुधारे जाए और मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम समाज में बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनके लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। ठीक है। और साथ ही साथ मोहम्मदनों में यानी कि मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जिसे आप आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो जो सर सैयद अहमद खान थे 1875 में इन्होंने जिस मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम 1920 में चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था, शॉर्ट में जिसे आप आजकल AMU के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने एक अखबार निकाला था, बहुत ही प्रसिद्ध है, तहजीब उल अखलाक, जो कि फारसी भाषा में था। तो ये अखबार सर सैयद अहमद खां के द्वारा निकाला गया था। बाद बाकी जो वैज्ञानिक तर्कवाद की शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और कब की थी? वर्ष 1864 में। ठीक है। बाद बाकी उन्होंने ये जो सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी सोसाइटी ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर, जिसमें कि वैज्ञानिक तर्कवाद की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। बाद बाकी ये कांग्रेस के भी बहुत बड़े विरोधी थे। तो कांग्रेस का विरोध करने हेतु इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन कहा था। ठीक है। तो ये कांग्रेस के भी विरोधी थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का एक संगठन है। इसीलिए इन्होंने 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, तहजीब उल अखलाक फारसी भाषा में था और ये एक अखबार था जो कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा निकाला गया था। बाद बाकी इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी वर्ष 1864 में। उसके बाद देखो देवबंद आंदोलन। अब देखो देवबंद आंदोलन जो था वो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था विरोध में? ये लोग विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ये देवबंद वाले लोग थे ये मानते थे कि मुस्लिमों के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और विरोध के स्वरूप देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया। तो 1866 में देवबंद आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो प्रारंभकर्ता थे, वो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है। इन्होंने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति से दूर रहने की सलाह दी थी। ठीक है। तो समझ गए आप
फिर तो ये अपोजिट हो गए अलीगढ़ आंदोलन के, क्योंकि सर सैयद अहमद खां कहते थे मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति आवश्यक है, लेकिन वहीं पर देवबंद आंदोलन के लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति से मुस्लिमों को दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो देवबंद आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी भी किया था, और ये जो देवबंद आंदोलन था ये कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करता था। तो यानी कि ये बिल्कुल अलीगढ़ आंदोलन के अपोजिट था, और ये पूरी तरीके से सर सैयद अहमद खां की जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध था। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस का विरोध करते थे, वहीं पर देवबंद आंदोलन के जो लोग थे वो कांग्रेस का समर्थन करते थे। सर सैयद अहमद खां क्या करते थे, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन करते थे, वहीं पर देवबंदी जो लोग थे वो अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का विरोध करते थे। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें अलीगढ़ आंदोलन में चल रही थी उसके जस्ट विपरीत चीज़ें चल रही थी देवबंद आंदोलन में। डेट जरूर याद रखना 1866, और इसके जो प्रारंभकर्ता या नेतृत्वकर्ता थे इनका नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। उसके बाद देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1889 में। कहां पर, पंजाब के गुरदासपुर के कादियान में। अब देखो इस आंदोलन की शुरुआत कादियान में हुई थी, इसीलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो अहमदिया आंदोलन है उसी को कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि अहमदिया आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर के कादियान से प्रारंभ हुआ था। अब देखो जो अहमदिया आंदोलन था इसके जो प्रारंभकर्ता थे उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। नाम याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर बताने लगे, और बाद में ये जो मिर्जा गुलाम अहमद थे ये बाद में स्वयं को कृष्ण का अवतार कहने लगे। ठीक है, और इस आंदोलन ने जो मुसलमान में जिहाद की संकल्पना है उसका भी विरोध किया था। तो ये था अहमदिया आंदोलन। कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और इसके प्रारंभकर्ता कौन थे। साथ ही साथ ये वाला फैक्ट याद रखना कि जो मिर्जा गुलाम अहमद थे जिन्होंने कि अहमदिया आंदोलन शुरू किया था, ये स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर बताने लगे अपने आप को, और बाद में फिर ये कहने लगे कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा मोहम्मद इकबाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम के प्रचार को ही अपना लक्ष्य बनाया। बाद बाकी द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, इसका प्रतिपादन भी 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये है मोहम्मद इकबाल। बाद बाकी मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है उसको भगत सिंह के द्वारा लोकप्रियता मिली। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये भी इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानने लायक बातें हैं, एक तो ये कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, मोहम्मद इकबाल। बंग-ए-दर्रा पुस्तक किसने लिखी, मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब शब्द किसने प्रयोग किया सबसे पहले, तो वो थे मोहम्मद इकबाल। लेकिन जो इनकलाब जिंदाबाद नारा था वो भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय हुआ। बाद बाकी जो ये गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में।
तो ये हो गया आपका मुस्लिम समाज में जो भी आंदोलन हुए थे उसमें सुधार के लिए, वो हो गए। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलनों की। वहाँ पर भी केरल और तमिलनाडु में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि समाज में बुराइयों का प्रतीक थी, तो उनको दूर करने के लिए बहुत से आंदोलन वहाँ पर हुए। हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं बायकॉम सत्याग्रह की। तो बायकॉम सत्याग्रह 1924 में केरल के त्रावणकोर में प्रारंभ हुआ था और यहाँ दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो इसी के विरुद्ध ये आंदोलन था। अच्छा, दक्षिण भारत में आप जितने भी आंदोलन देखेंगे मोस्टली उसमें यही होगा कि निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था और बाद में सभी ने वहाँ पर इसके संदर्भ में आंदोलन किया। तो जो बायकॉम सत्याग्रह है वो केरल के त्रावणकोर में 1924 में हुआ था और कारण यही था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो गांधी जी इसके समर्थन में त्रावणकोर भी गए थे। बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश के बारे में त्रावणकोर की महारानी से समझौता भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया था, या फिर किस आंदोलन के समर्थन में गांधी जी त्रावणकोर भी गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अरब्बीपुरम आंदोलन की। तो ये भी 1888 में कहाँ पर हुआ था? केरल में। ठीक है, और इसके आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या फिर नेता कौन थे? ये थे नारायण गुरु। और देखो, जो ये नारायण गुरु थे ये केरल की सबसे बड़ी जनजाति इजारियावास जाति के थे। ठीक है, इन्होंने दलित होते हुए भी भगवान शिव की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया था। और ये जो आंदोलन था ये भी वही था, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो फिर नारायण गुरु के नेतृत्व में अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में केरल में चलाया गया। उसके बाद देखो जस्टिस आंदोलन है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो जस्टिस आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो सरकारी सेवाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु 1916 में C.N. मुदलियार द्वारा मद्रास में जस्टिस आंदोलन चलाया गया था। तो जस्टिस आंदोलन सरकारी नौकरी में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1916 में। और किसके द्वारा? C.N. मुदलियार के द्वारा। और कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है, सभी चीज़ें कारण, कब, किसके द्वारा और कहाँ, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में E.V. रामास्वामी नायकर, जिसे आप पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा चलाया गया। और ये आंदोलन भी दलितों के मंदिर में प्रवेश और उनके अधिकारों को दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। ये फैक्ट भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरियार यानी कि E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। इस आंदोलन में ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति को जलाने आदि जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया गया था। ये था आत्मसम्मान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता थे E.V. रामास्वामी नायकर, या फिर जिसे आप पेरियार कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। ठीक है, कारण था दलितों के मंदिर में प्रवेश और दलितों को अधिकार दिलाने के उद्देश्य से। ठीक है, बाद बाकी सच्ची रामायण वाला ये फैक्ट याद रखना। और ये भी ध्यान रखना कि इस आंदोलन में ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति को जलाने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। अब बात हम लोग करते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह की, जो कि केरल के त्रावणकोर में हुआ था। और कब हुआ था? 1931 में। और यहाँ पर भी
दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, इसीलिए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। अब इस आंदोलन के जो नेता थे केलपड़, उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए अनशन रख दिया, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने अनशन तोड़ा और उसके पश्चात गांधी जी के कहने पर वहाँ के राजा ने सभी जातियों के लिए मंदिर खोल दिए। तो ये था गुरुवायूर सत्याग्रह। तो गुरुवायूर सत्याग्रह भी केरल में हुआ था, ठीक है। बायकोम सत्याग्रह भी केरल के त्रावणकोर में, अरब्बीपुरम भी केरल में, लेकिन जस्टिस आंदोलन कहाँ पर हो रहा है, देखो मद्रास में। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बन जाते हैं, 3 आपको दे देगा जो केरल में हुए होंगे और 1 दे देगा तमिलनाडु में हुए होंगे, ठीक है। जो तमिलनाडु में आंदोलन हुआ तो उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन केरल में नहीं हुआ है। तो इस तरीके से भी रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इस वाले आयाम से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए क्वेश्चंस को। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के हरिजन उत्थान की। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो उस समझौते में तो भीमराव अंबेडकर मान गए थे किसी भी तरीके से कि दलितों को हिंदुओं से अलग ना करें, और उसके बाद गांधी जी एक चीज के लिए समर्पित हो गई कि उन्हें किसी भी तरीके से दलितों का उत्थान करना है। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो 1932 में जो भी दलित यानी कि जो अछूत थे उनको हरिजन नाम दिया, यानी कि हरि का मतलब भगवान। तो जो भगवान के जन हैं वो कौन है, वो दलित हैं, वो अछूत हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा 1932 में। उसके बाद उन्होंने 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, गांधी जी ने। कब की, 1932 में। 1932 में ही गांधी जी के द्वारा बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसे कि हिंदी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग कहते हैं, का गठन किया था। तो 1932 में ही क्या किया, अछूतों को हरिजन नाम दिया। 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और 1932 में ही बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखो गांधी जी जेल चले गए थे। तो 1933 में यरवदा जेल से छूटने के बाद उन्होंने हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन करना शुरू किया। तो 1933 में यरवदा जेल से छूटने के बाद हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने स्टार्ट किया और नवंबर 1933 से लेकर जुलाई 1934 तक हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी ने देश भर में यात्राएं भी की, लोगों को जागरूक किया। लेकिन कुछ ऐसे रूढ़िवादी कट्टर हिंदू थे जो इस यात्रा के दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाते थे, क्योंकि वो अभी भी उसी मानसिकता से ग्रस्त थे कि जो दलित हैं ये अछूत हैं, क्यों गांधी जी इनके समर्थन में और इनको समाज में एक ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसा ये समाज के रूढ़िवादी कट्टर हिंदू नहीं चाहते थे, इसीलिए गांधी जी को ये उनकी यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाते थे, ठीक है। अब देखो हरिजन पत्रिका का ध्यान रखना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का ध्यान रखना, हरिजन सेवक संघ, अछूतों को हरिजन नाम दिया, ये सब जो फैक्ट है ये बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो एक हम लोग बात कर लेते हैं सिंह सभा आंदोलन की। ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में कहाँ पर हुई थी, अमृतसर में, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ये ईसाइयों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों और अलीगढ़ आंदोलन के समर्थक में और अहमदिया मुसलमानों के धर्म परिवर्तक कार्रवाइयों के विरुद्ध था। तो समर्थन ये कर रहा था ईसाइयों का, ब्रह्म समाजियों का, आर्य समाजियों का और अलीगढ़ आंदोलन का। लेकिन सिंह सभा आंदोलन विरुद्ध था किसके, अहमदिया मुसलमानों के,
क्योंकि ये लोग धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे थे और जो सिख थे वो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों की ओर, दूसरे पंथों की ओर अग्रसर या फिर चले जा रहे थे। इसीलिए इस सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बाद में 1889 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहले अमृतसर में, बाद बाकी 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट ऐसे जो कि बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने 1843 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भारत में दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो ये किया गया लॉर्ड एलन के द्वारा, और कब? 1843 में। बाद बाकी 1833 के अधिनियम में निर्देश था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो जब आप लोग मेरे साथ भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ा था, तब वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने का भी निर्णय किया था, या फिर उस एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तो लॉर्ड एलन मैरो का नाम ध्यान रखना, ये भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नरबली प्रथा की, जो कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा समाप्त की गई थी। और नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल की नियुक्ति की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नरबली प्रथा की समाप्ति हेतु लॉर्ड हार्डिंग ने किसे नियुक्त किया था? तो कैंपबेल को। ठीक है, उसके बाद देखो ठगी प्रथा की हम लोग बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को खत्म किया था, और ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए उसने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, जिसने 1837 तक पूरी तरीके से ठगों का दमन कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठगी प्रथा का दमन या फिर उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको नियुक्त किया था? तो कर्नल स्लीमैन को। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा शिशुवध के बारे में। तो गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 में तथा बेलेजली के समय में 1804 में नियम 3 के तहत शिशुवध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा, और जब इसे इतना बड़ा अपराध घोषित कर दिया तो फिर इसके बाद धीरे धीरे ये शिशुवध समाप्त हो गया। ठीक है, तो किसके काल में? गवर्नर जनरल जॉन शोर और बेलेजली के काल में। ठीक है, उसके बाद देखो और हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें इसके संस्थापक का नाम पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ पर की थी? लाहौर में। और ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे ये ब्रह्म समाज के पूर्व सदस्य या फिर अनुयायी थे, और देव समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो ये फैक्ट भी याद रख लीजिए कि जो देव समाज है जिसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है, तो जो देव समाज के उपदेश हैं इसको एक देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। फिर देखो राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राधाकांत देव ने। और कब की थी? 1830 में। बाद बाकी ये जो राजा राधाकांत देव थे ये भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करते थे और जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसका समर्थन करते थे। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब होता है जो विचारधारा पुरानी है और
जो समाज की बुराइयों को एज इट इज मानती है कि ये ऐसी ही रहनी चाहिए। जैसे कि अगर बाल विवाह की प्रथा है तो कोई नहीं, चलने दो, ठीक है। सती प्रथा है, चलने दो। इनका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उनको चलने दो एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसी मानसिकता को हम लोग रूढ़िवादी मानसिकता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राजा राधाकांत देव थे, जिन्होंने बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की, वो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करते थे और रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। इसके बाद देखो ये भी पूछा गया है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना किसने की। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या फिर ये बैंकर थे तुलसीराम, जिनको शिवदयाल साहब या फिर स्वामी जी कहते थे, उन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, और इनका नाम तुलसीराम ना देके शिवदयाल साहब विकल्प में दिया गया था। तो ये ध्यान रखना कि तुलसीराम जो कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन के संस्थापकों में से थे, उनका नाम शिवदयाल साहब या फिर स्वामी जी महाराज भी था। उसके बाद देखो हरिद्वार में 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी और मदन मोहन मालवीय जी इसके महाउपदेशक थे। तो हरिद्वार में 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई और मदन मोहन मालवीय जी इसके महाउपदेशक थे। उसके बाद देखो देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री, ये तो शायद पहले ही हम लोग देख चुके हैं, इसको पहला ही पॉइंट था यहाँ पर। हाँ ये देखो, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद देखो 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। तो ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने कि सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कोलकाता में, और कब की गई थी, तो 1883 में। उसके बाद देखो एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये कुछ ऐसे अटपटे फैक्ट हैं जो कि यूपीपीसीएस का मन करता है तो वो कहीं से उठा के पूछ लेता है, जैसे सनातन धर्म रक्षणी सभा। इसी तरीके से देखा जाए तो देखो वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया, ये भी यूपीपीसीएस ने उठा के पूछ लिया। तो अगर आयोग का ऐसा मन करेगा कि आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से ना कर पाएं तो फिर वो ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन बना के देता है। खैर ऐसे क्वेश्चंस का मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मान के चलिए 100 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 100 ही इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही होता है। तो फिर मेरिट पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव ऐसे प्रश्नों का नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हम लोग हाली पद्धति की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हाली पद्धति किससे संबंधित है, तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। टॉपिक बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हर एक फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ कीजिए और लगातार वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।